नमस्कार साथियों, डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने मनोविज्ञान की प्रकृति और मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में पढ़ा। मनोविज्ञान की प्रकृति में हमने देखा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है, व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन करता है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है, विधायक शाखा है। मनोविज्ञान के अंदर तथ्यात्मक अध्ययन होता है। मनोविज्ञान के अंदर अनुप्रयुक्त चीजें या किसी कार्य को अनुप्रयुक्त रूप से काम में लिया जाता है। लेकिन एक शब्द हमने देखा था, नियामक। तो मनोविज्ञान कैसा विषय नहीं है, नियामक विषय नहीं है। शाखाओं में हमने देखा था कि मनोविज्ञान की शाखा जो है वो सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान। इनमें असामान्य जो मनोविज्ञान होती है वो हमारे काम की है, क्योंकि वो शिक्षण विधियों में व्यक्तित्व के मापन के लिए, बुद्धि के मापन के लिए, बाल अपराधियों का निस्तारण करने के लिए, उनका अध्ययन करने के लिए ज्यादातर काम में आती है। इसके अलावा हमने जो मनोविज्ञान की शाखा पढ़ी थी वो पढ़ी थी शिक्षा मनोविज्ञान। आज अपन क्लास में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में ही पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे किस प्रकार से ये मनोविज्ञान की शाखा हमारे विषय में काम आएगी इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा जो शब्द है वो शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है। अगर ये पूछा जाए कि शिक्ष धातु किस भाषा का है तो शिक्ष धातु है वो है संस्कृत का। संस्कृत की शिक्ष धातु से कौन सा शब्द बना है, शिक्षा। और इस शिक्ष धातु का जो अर्थ है वो है सीखना या सिखाना। ये दोनों ही प्रक्रियाएं इस संदर्भ में काम में ली जाती है। शिक्षा शब्द है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से उत्पन्न हुआ है, उससे बना है, और शिक्ष धातु का जो अर्थ है वो है सीखना और सिखाना। मनोविज्ञान अंग्रेजी के अंदर या आंग्ल भाषा के अंदर साइकोलॉजी कहलाता है, और ये साइकोलॉजी आपको पता है रुडोल्फ गोइकिल ने दिया था 1590 के अंदर। और ये जो साइकोलॉजी है ये साइकी प्लस लोगस से गेरेट ने बताया था। अब जो साइकोलॉजी है ये व्यवहार का अध्ययन करता है, और शिक्षा जो है वो सीखना और सिखाना है। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो व्यवहार का अध्ययन होगा वो मनोविज्ञान। लेकिन व्यवहार कैसा, ऐसा व्यवहार जो शिक्षा के साथ जुड़ा हो, शैक्षणिक प्रक्रियाओं के साथ जुड़ा हो, या आप ये मान सकते हो कि शिक्षक के साथ जुड़ा हो, शिक्षार्थी के साथ जुड़ा हो, और पाठ्यक्रम के साथ जुड़ा हो। शिक्षक वो जो आपको शिक्षा प्रदान कर रहा है, शिक्षार्थी वो जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और पाठ्यक्रम वो जिस बिंदु के ऊपर बात हो रही है, जिस विषय के ऊपर बात हो रही है। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम ये मान लीजिए, या कोई भी ऐसी शिक्षण प्रक्रिया मान लीजिए। तो शिक्षण प्रक्रियाओं का व्यवहार के साथ संबंध शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है, या व्यवहार को शिक्षण प्रक्रियाओं के साथ जोड़ना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की जो जनक की बात की जाए तो इसके जनक थे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन थे, थॉर्नडाइक। शिक्षा शब्द किस धातु से बना है, शिक्ष धातु से। शिक्ष धातु किस भाषा का है, संस्कृत का। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या हुआ, शैक्षणिक प्रक्रियाओं में या शैक्षणिक प्रक्रियाओं के साथ व्यवहार को अंतर संबंधित कर देना या अंतर संबंधित करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये ध्यान रखना कि शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य हो जाएगा कि व्यवहार यानी कि उसकी गतिविधियां क्या है, उसकी प्रक्रियाएं क्या है, उसकी कौन कौन सी हलचल है, उनके बारे में। किसके क्षेत्र के साथ, शिक्षा के क्षेत्र के साथ। बताने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, थॉर्नडाइक। अब विषय के रूप में जो शिक्षा है ये एक विषय के रूप में वेदांग माना जाता है। वेदांग 6 थे, वेद 4 है और उनके अंग जो है वो 6 हैं, और उन्हीं में से एक वेदांग है वो है शिक्षा। ध्यान रखना, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत मानी जाती है, और ज्ञान की जननी जो है वो गणित मानी जाती है। तो इसी संस्कृत भाषा से पाली, ब्रज, खड़ी बोली, उसके बाद हिंदी आई।
तो इसी हिंदी शब्द के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर ये शिक्षा शब्द मिला। इसकी उत्पत्ति देखी तो वहां पता चला कि शिक्ष धातु के रूप में है संस्कृत भाषा में। उसका अर्थ जब देखा गया तो इसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इसी तरह से साइकोलॉजी, आपको पता होगा कि साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगस के रूप में है, तो वो किस भाषा में है? ग्रीक। और ग्रीक में क्षेत्र कौन सा है उसका? लैटिन। ध्यान रखना कि हमारी मनोविज्ञान के अंदर वो सारे के सारे शब्द जो ग्रीक और लैटिन भाषा से लिए गए हैं, उन दोनों के ऑप्शन यदि एक साथ आपको एग्जाम में पूछे जाएं, यदि ग्रीक भी ऑप्शन में हो और लैटिन भी ऑप्शन में हो, तो आपको पहली प्रायोरिटी ग्रीक को देनी है, क्योंकि ग्रीक के ही एक छोटे से राज्य का नाम है लेटियंस और वहां की भाषा है लैटिन। लेकिन यदि घर में बड़ी भाषा, जैसे मान लीजिए दादाजी हैं और लैटिन यानी कि इसी के एक छोटे वंशज हैं पापा जी, तो इन दोनों में से यदि ये कहा जाए कि इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करो, एक ऑप्शन को करो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि पापा जी के पापा जी यानी कि दादाजी, यानी कि भाषा जहां से निकली वो भाषा यानी कि ग्रीक भाषा, दोनों भाषाओं में से कंफ्यूज होने पर या दोनों भाषा एक साथ होने पर आप पेपर में सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे? ग्रीक को दोगे। हाँ, यदि संस्कृत दे रखी है, उर्दू दे रखी है या अन्य कोई भाषा दे रखी है, फिर केवल लैटिन ऑप्शन दे रखा है, फिर आपको लैटिन ऑप्शन करना है, क्योंकि अब यहाँ पर ये ऑप्शन गायब कर दिया गया है। इसका मतलब कि दूसरा ऑप्शन अपने आप में सही हो जाएगा। दोनों में से एक ऑप्शन करना पड़े तो उत्तर क्या होगा? ग्रीक भाषा। इसी तरह से कोई भी भाषा, हिंदी भाषा की कोई भी शब्द उनका धातु रूप अगर पूछा जाता है तो वो संस्कृत से निकला है, क्योंकि हिंदी खुद खड़ी बोली के रूप में रूपांतरित हुई थी, उससे पहले संस्कृत में आई थी, तो मूल भाषा कौन सी होगी? संस्कृत। तो शिक्ष धातु की भाषा का शब्द है संस्कृत का। अब यहाँ पर इसके इंग्लिश शब्द की बात करते हैं। इस शिक्षा को इंग्लिश के अंदर एडुकेशन बोला जाता है। जो शिक्षा है इसको इंग्लिश में एडुकेशन बोलते हैं। अंग्रेजी में इसका क्या रूपांतरण हो गया? एडुकेशन। और जो एडुकेशन जो शब्द है ये वापस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो प्रचलन में नाम आता है वो आता है ई प्लस ड्यूको, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है एडुकेटम। ये वापस दोनों की दोनों उत्पत्ति ग्रीक और लैटिन भाषा से मानी जाती है कि हमारा जो एडुकेशन शब्द है जिसका हिंदी में रूपांतरण हिंदी है, इसके दो पर्याय चल रहे हैं। दोनों ही पर्याय दोनों ही सही माने जा रहे हैं। पहला पर्याय ये कह रहा है कि ई प्लस ड्यूको से एडुकेशन बना है, और दूसरा पर्याय कह रहा है कि एडुकेटम का रूपांतरण इंग्लिश भाषा के अंदर एजुकेशन कहलाता है, एडुकेशन कहलाता है, जो भी आप प्रोनाउंस करो। अब जो एडुकेटम शब्द है ये खुद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला नाम है एडुकेयर और दूसरा नाम है एडुसीरे। इसमें CARE है और इसमें CERE है। दोनों में एक ही वोवेल का डिफरेंस है, इसमें ए है और इसमें ई है। एक पहली उत्पत्ति हो जाएगी ई प्लस ड्यूको से, और दूसरी उत्पत्ति हो जाएगी एडुकेटम की एडुकेयर और एडुसीयर से। ध्यान रखना, एडुकेशन इंग्लिश का शब्द है जिसको हिंदी में शिक्षा कहते हैं। ये शब्द दो रूपों में पढ़ा जा रहा है, एक तो ई प्लस ड्यूको में और दूसरा एडुकेटम में। एडुकेटर खुद दो से बना है, एक तो एडुकेयर और दूसरा एडुसीयर। अब इनका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि ई प्लस ड्यूको का क्या अर्थ है और एडुकेयर एडुसीयर का क्या क्या अर्थ है। लैटिन भाषा में जब ई का अर्थ देखा गया तो ई का अर्थ होता है अंदर की ओर से या अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है आगे की ओर अग्रसर करना। मतलब ये हुआ कि ई प्लस ड्यूको जिसको अपन इंग्लिश में एडुकेशन कहते हैं, उसका तात्पर्य जो है, जिस प्रकार से साइकोलॉजी में साइकी प्लस लोगस के अलग अलग अर्थ थे, उसी प्रकार से इसमें जो शब्द दे रखा है ई, इसका मतलब होता है कि बच्चे के अंदर से जो भी उसके अंदर क्षमताएं हैं, जो भी उसके अंदर कैपेसिटी है, उस क्षमताओं को आगे की ओर अग्रसर करना। यानी कि शिक्षा का काम है कि बच्चे के अंदर से को उसकी काबिलियत है, उस काबिलियत को बाहर निकालना। जैसे पहली बार किसी विद्यालय के अंदर कोई बालक जाता है, तो बालक जब पहली बार विद्यालय में गया तो उस बालक ने जाते ही कै कबूतर नहीं सीख लिया, जाते ही ABCD का पहला वोवेल नहीं सीख लिया, या उसने जाते ही एक अक्षर एक नहीं सीख लिया। उसने अपनी क्षमताओं के हिसाब से किसी ने उसको सिखाया होगा कि ये कै होता है, ये ए होता है, ये एक होता है, ये ए अनार होता है, किसी ने उसको सिखाया होगा
तो उसके अंदर जो सीखने की क्षमता थी, उस क्षमता को किसी ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया होगा। तो बच्चे के अंदर जिस प्रकार की क्षमताएं थी उस हिसाब से उसने सीख लिया। तो ई का मतलब होता है बच्चे की मन की योग्यताएं, मन की क्षमताएं, और ड्यूको का मतलब होता है उस क्षमताओं को आगे बढ़ाना। तो शिक्षा का काम क्या हो जाएगा कि बालक के अंतर्निहित योग्यताएं होती है उनका विकास करना। और विवेकानंद ने कहा भी है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा किसी भी बालक की, किसी भी व्यक्ति की अंतर्निहित योग्यताओं का अधिकतम या पूर्णतम विकास होती है। एडुकेटम जो शब्द होता है वो खुद दो से बना है, एक तो बना है एडुकेयर से और दूसरा बना है एडुसियर से। इनका अर्थ जो होता है वो होता है ब्रिंग आउट करना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है किसी चीज को बाहर लाना, या इसका एक अर्थ और माना जाता है किसी को लीड आउट करना। लीड आउट का मतलब होता है नेतृत्व प्रदान करना। इसका मतलब ये हो गया कि शिक्षा जो है वो शिक्षा का काम होता है किसी को पथ प्रदर्शन करना, किसी के अंदर किसी योग्यता जो है उसको विकसित करना, या उसके नेतृत्व की क्षमता को आगे बढ़ाना। यानी कि एडुकेटम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, वो दो शब्दों से उत्पन्न हुआ है, एक तो एडुकेयर और दूसरा एडुसियर है। इन दोनों का होता है किसी चीज को लीड आउट करना या किसी चीज को ब्रिंग आउट करना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। लीड आउट का मतलब हो जाएगा नेतृत्व प्रदान करना, लीडरशिप प्रदान करना, नेतृत्व प्रदान करना, या किसी भी चीज को विकसित करना, इसके संदर्भ में समझा जाता है। हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का मतलब शिक्ष धातु से, शिक्ष धातु संस्कृत भाषा की। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो एजुकेशन, एडुकेशन बोलते हैं, और इसको बोल देंगे ई प्लस ड्यूको से। ये ई का मतलब अंदर से, ड्यूको का मतलब आगे की ओर अग्रसर करना। दूसरा जो पर्याय समझा जाता है वो है एडुकेटम। एडुकेटम ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है इसके दो व्युत्पन्न शब्द हैं, एक तो एडुकेयर और दूसरा है एडुसियर। इन दोनों का अर्थ होता है किसी चीज को लीड आउट करना, ब्रिंग आउट करना, यानी कि आप किसी की क्षमताओं को आगे बढ़ा रहे हो, उसको ब्रिंग अप कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप उसको शिक्षा दे रहे हो। ये शिक्षा के कुछ शब्द थे। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान है, वो शिक्षा मनोविज्ञान हमने पढ़ा था कि शिक्षा मनोविज्ञान नियामक है। इसकी प्रकृति कैसी है? नियामक मानी जाती है। नियामक का मतलब हो जाएगा कि नियमों की ओर चलेगी, मूल्यों का विकास करेगी, तो मूल्यात्मक गुणों का विकास करेगी। ये थी शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर प्रकृति की बात करेंगे और मनोविज्ञान के अंदर अगर बात करेंगे तो दोनों के अंदर डिफरेंस कैसा आ जाएगा कि मनोविज्ञान कैसा विषय है? मनोविज्ञान नियामक नहीं है, विधायक है। और अगर शिक्षा मनोविज्ञान की पूछा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान नियामक भी है और विधायक भी है। इसमें ये नाम जो है शिक्षा मनोविज्ञान के साथ ये ऐड हो जाएगा। अब शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान में अंतर समझ में आ गया कि इसमें अगर आप शिक्षा के साथ व्यवहार जोड़ रहे हो तो वहां पर आप उसका मूल्यात्मक विकास कर रहे हो, और मूल्यात्मक विकास करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि ये मूल्यात्मक विकास किस शब्द के रूप में मनोविज्ञान में प्रयोग होता है। इसका नाम है नियामक मनोविज्ञान। शिक्षा का जो संकीर्ण अर्थ है वो सबसे पहले हमारे देश में मैकाले ने शुरुआत की थी, और इसको और आगे बढ़ाने का काम वुड डिस्पेच के द्वारा, जिसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, उन्होंने कहा था। और जो वर्तमान शिक्षा है, वर्तमान शिक्षा को इसको और अधिक विकसित करने का श्रेय जो दिया जाता है वो पेस्टोलॉजी को दिया जाता है। अब यदि आप शिक्षा की अवधारणा के बारे में जानोगे तो शिक्षा की अवधारणाओं को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, 3 काल समय के अनुसार बांटा गया है। जो प्राचीन अवधारणा थी उसका अपना क्षेत्र था, मध्यकालीन अवधारणा थी उसका अपना क्षेत्र था, और वर्तमान जो अवधारणा है उसका अपना क्षेत्र है। इन तीनों के क्षेत्रों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन कौन से अवधारणाएं किस किस रूप में माने जाते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन अवधारणा। प्राचीन अवधारणा में शिक्षा जो है वो द्विमुखी प्रक्रिया थी, और कहने वाले व्यक्ति का नाम था एडम्स महोदय। एडम्स महोदय ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया बताया? द्विमुखी प्रक्रिया। द्विमुखी प्रक्रिया के अंदर उन्होंने 2 प्रकार बताए, एक तो बताया शिक्षक और दूसरा बताया शिक्षार्थी। याद कैसे रखना है अपने को कि शुरुआत के अंदर किसी पाठ्यक्रम का जिक्र नहीं किया तो पाठ्यक्रम तो तीसरा प्रकार था, अब प्रकार 2 ही बचे, एक तो बच गया शिक्षक और दूसरा बच गया शिक्षार्थी। बताने वाले व्यक्ति का नाम है एडम्स महोदय। एडम्स को जब लिखते हैं तो ये शब्द AAD वाला है, इसको अगर लिखेंगे अपन तो इसमें हमारे को पता चल रहा है कि यहाँ पर अपन 2 लिख रहे हैं,
और जब 2 लिख रहे हैं इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसने कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार। 2 प्रकार में एक पढ़ने वाला और एक पढ़ाने वाला। पढ़ने वाला शिक्षार्थी और पढ़ाने वाला शिक्षक। तो शिक्षा के प्राचीन काल में 2 प्रकार किसने बताए थे, एडम स्मिथ ने। दोनों प्रकार में पहला कौन सा, शिक्षक, और दूसरा कौन सा, शिक्षार्थी। तो प्राचीन काल में शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना जाता था। आगे जाकर के जब अवधारणा चेंज हुई तो अवधारणा के अंदर ये 30 मध्यकालीन अवधारणा आई। इसमें इसका नाम आ जाएगा नंबर 2 पर मध्यकालीन अवधारणा। मध्यकालीन अवधारणा में शिक्षा को त्रिमुखी या त्रिआयामी प्रक्रिया माना जाता है। त्रिआयामी प्रक्रिया देने वाले व्यक्ति का नाम है जॉन ड्यूवी। कई जगह इसका डीवी नाम लिखा है, डीवी नाम ना होकर के इसका सही नाम है जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा की त्रिआयामी प्रक्रिया बताई और त्रिआयामी प्रक्रिया के इसने 3 चरण बताए इन्होंने बताए। तो पहला प्रकार बताया इन्होंने शिक्षक, दूसरा बताया शिक्षार्थी और तीसरा बताया इन्होंने पाठ्यक्रम। ये रीट का जो पहली बार एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में लेवल 1 में बीएसटीसी वालों के लिए प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सा स्वतंत्र चर है, कौन सा आश्रित है, इस प्रकार का एक प्रश्न था। तो हमने बाल केंद्रित शिक्षा का नाम सुन रखा है तो हमने सोचा कि बालक स्वतंत्र है, जबकि ये पूछा गया था कि स्वतंत्र चर कौन सा है। ध्यान रखना, बाल केंद्रित का मतलब ये नहीं होता कि बालक स्वतंत्र है। बाल केंद्रित का मतलब ये है कि आप बच्चे को केंद्र में रखते हुए, बच्चे को ध्यान में रखते हुए उस प्रकार की शिक्षण विधियों को, उस प्रकार की टेक्निक्स को, उस प्रकार के पाठ्यक्रम को विकसित करो जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप बच्चे को स्वतंत्र रख दो। अब बच्चा कहेगा कि आज मैं पेपर देना चाहता हूँ, आज मैं पेपर नहीं देना चाहता, अब मैं घर जाना चाहता हूँ, इसका तात्पर्य ये नहीं होता। तो ये ध्यान रखना कि सदैव स्वतंत्र शिक्षक ही होता है। शर्त ये है कि वो उस आदर्शों की पालना करे जो एक आदर्श शिक्षक में होते हैं, उन नियमों की पालना करे जो एक आदर्श शिक्षक में होने चाहिए। तो सदैव शिक्षक ही स्वतंत्र होगा। शिक्षार्थी शिक्षक के नियमों के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आश्रित होगा। इसलिए शिक्षार्थी कैसा चर हो गया, आश्रित हो गया। और आश्रित को आप परतंत्र बोल सकते हो। तो ध्यान रखना, जॉन डीवी ने जो 3 आयाम बताए थे, 3 आयाम बताए थे, उन 3 आयामों के अंदर पहला जो आयाम है वो है शिक्षक। और शिक्षक कैसा चर हो जाएगा, स्वतंत्र चर हो जाएगा। दूसरा जो आयाम है वो शिक्षक के ऊपर आश्रित है, इसलिए इसको आश्रित चर बोल सकते हैं, परतंत्र बोल सकते हैं। इसका नाम प्रमुख आ जाएगा तो इसका नाम गुण हो जाएगा, इसका प्रधान हो जाएगा तो इसका गुण नाम हो जाएगा। तीसरा जो चर है वो मध्यस्थता कर रहा है इन दोनों की, यानी कि शिक्षक शिक्षार्थी को कुछ ना कुछ तो टॉपिक पढ़ा रहा होगा। इसका मतलब कोई ना कोई एक पाठ्यक्रम है, और पाठ्यक्रम है वो क्या है, इसका मध्यस्थ है। तो 3 चर हो गए। और ये जो पाठ्यक्रम होता है इसको अदृश्य भी बोला जाता है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये शिक्षा की मध्यकालीन अवधारणा के 3 आयाम हैं। 3 आयाम देने वाले व्यक्ति है जॉन डीवी। हमने याद किया था एडम्स महोदय। एडम्स महोदय ने कितने प्रकार दिए, 2 प्रकार, शिक्षक और शिक्षार्थी। अब जब बात कर रहे हैं ड्यूवी की, तो ड्यूवी जो शब्द है वो 4 नंबर पे आ रहा है। डी से शुरू हो रहा है, डी कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। और 4 नंबर के पास वाली संख्या कितनी होती है, 3। तो कितने प्रकार बताए इन्होंने, 3 प्रकार। तो डीवी ने कितने प्रकार दे दिए, 3। एडम्स महोदय ने कितने प्रकार दिए थे, 2। अब बात करते हैं वर्तमान अवधारणा की। तो शिक्षा की जो वर्तमान अवधारणा है, उस वर्तमान अवधारणा के अंदर 4 प्रकार माने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि वर्तमान अवधारणा देने का जो श्रेय है वो पेस्टोलॉजी को जाता है। कई जगह इसका नाम पेस्टोलॉजी भी है। तो शिक्षा की 3 नंबर की जो अवधारणा है उसे बोला जाता है वर्तमान अवधारणा। और वर्तमान अवधारणा के जो मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने 4H शिक्षा प्रदान की या 4H शिक्षा का समर्थन दिया। 4H शिक्षा के अंदर ये जो H शब्द है ये 4 क्षेत्रों की बात कर रहा है। और 4 क्षेत्रों के अंदर सबसे पहला जो है वो है व्यक्ति के शरीर का विकास। एक नाम H से हो जाएगा हैंड। हैंड का मतलब हो जाएगा हाथ, और हाथ से होती है क्रियात्मक पक्ष। दूसरा जो नाम है वो हो जाएगा उसका हर्ट। हर्ट का मतलब होता है उसका हृदय, और हृदय के अंदर होते हैं भाव।
ध्यान रखना कि पेस्टोलॉजी के द्वारा 4H शिक्षा दी गई। 4H शिक्षा के अंदर उन्होंने बताया कि बालक के विकास के अंदर H जो है वो 4 प्रकार के विकास को दर्शाता है। 4 प्रकार के विकास के अंदर एक सबसे पहला विकास हैंड हो गया। हैंड का मतलब हो जाएगा हाथ। हैंड का मतलब क्या हो जाएगा? हाथ। हाथ का मतलब कौन सा पक्ष हो जाएगा? क्रियात्मक पक्ष। दूसरे H का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है हर्ट। हर्ट का मतलब हो जाएगा हृदय, और हृदय के अंदर क्या उत्पन्न होते हैं? भाव। भाव का मतलब कौन सा पक्ष हो जाएगा? भावात्मक पक्ष। तीसरा जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा हेल्थ, और हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? शारीरिक पक्ष की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? शारीरिक पक्ष की बात कर रहे हो। और जब शारीरिक पक्ष की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप किसी भी बालक के शारीरिक पक्ष की, शरीर की, हड्डियों की और मांसपेशियों की बात कर रहे हो। जब एक विकास हेल्थ का है, इसका मतलब शारीरिक पक्ष हो जाएगा, हर्ट का इसका मतलब भावात्मक पक्ष हो जाएगा, और हैंड का इसका मतलब क्रियात्मक पक्ष हो जाएगा। अब जो चौथा प्रकार है, वो चौथा प्रकार हमारे यहाँ पर एक बच गया मानसिक पक्ष। कौन सा पक्ष बच गया? मानसिक पक्ष। अब मानसिक पक्ष को क्या कहते हैं आपको पता है? हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड। हेड का मतलब क्या हो जाएगा? सिर। हेड का मतलब क्या हो जाएगा? और सिर। और सिर में क्या होता है? मस्तिष्क होता है। तो 4H शिक्षा देने वाले व्यक्ति कौन थे? पेस्टोलॉजी। ध्यान रखना, 4H शिक्षा के संदर्भ में यदि भारत की भी बात की जाए तो भारत में इनमें गांधी जी का नाम आता है, लेकिन गांधी जी का नाम बेसिक शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, मूलभूत शिक्षा या बेसिक तालीम के संदर्भ में आता है। वो शिक्षा इसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन 4H शिक्षा के जनक में यदि पेस्टोलॉजी और गांधी जी दोनों ऑप्शन एक साथ हों तो अपने को पहला ऑप्शन पेस्टोलॉजी सही करना है। और यदि आप बात करो पेस्टोलॉजी ना हो और फिर गांधी जी ने रखा हो तो फिर हम उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जो पहली जो शिक्षा दी गई थी उसमें 2 आयाम बताए गए थे। प्राचीन अवधारणा में, मध्यकालीन अवधारणा में 3 आयाम बताए गए। और पेस्टोलॉजी की जो नाम आ रहा है उस पेस्टोलॉजी के नाम को लिखते ही पे अक्षर आ रहा है, पे अक्षर की आकृति 4 जैसी है। तो इसने कितने आयाम बताए? 4 आयाम बताए। 4 आयाम में 4H में एक H का मतलब हो जाएगा व्यक्ति का सिर, जिसको आप बोल सकते हो उसका हेड। एक जिसका हाथ हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो हैंड। एक उसकी हेल्थ हो जाएगी, जिसको आप बोल सकते हो उसका स्वास्थ्य बोल सकते हो। और एक उसका क्या हो जाएगा? हार्ट हो जाएगा, जिसको आप उसकी हृदय बोल सकते हो। 4 प्रकार है। चारों प्रकारों में से अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहला कौन सा विकास होगा, तो आपको पता है कि स्वस्थ तन में, तन का मतलब शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। ऐसा कहने वाले अरस्तु थे। इन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का या स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसका मतलब सबसे पहले आपको कौन से बिंदु पर, कौन से पक्ष पर फोकस करना है, वो पक्ष कौन सा होगा? हेल्थ होगा। तो ध्यान रखना, 4 प्रकार की शिक्षा है। 4 प्रकार की शिक्षा के अंदर बताने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो नाम होगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने कौन सी शिक्षा दी? 4H के अंदर पहला प्रकार बताया उन्होंने। अगर प्रायोरिटी के हिसाब से पूछे कि सबसे पहले कौन सा विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले विकास कौन सा महत्वपूर्ण होगा? हेड का मतलब हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य का मतलब कौन सा पक्ष है? शारीरिक पक्ष है। यदि आप विकास के पक्षों की बात करोगे तो विकास के 4 पक्ष माने जाते हैं मोटे तौर पर। सबसे पहला पक्ष होता है शारीरिक विकास, दूसरा होता है मानसिक विकास, तीसरा होता है सांवेगिक विकास, और चौथा होता है सामाजिक विकास। शारीरिक विकास का संबंध यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा स्वास्थ्य से। मानसिक विकास का संबंध आ जाएगा वो आ जाएगा हेड से। और सांवेगिक विकास का जाएगा उसे भावात्मक विकास भी बोला जाता है। और सामाजिक विकास यानी कि क्रियात्मक पक्ष जो है, क्रिया जो है वो हैंड के पक्ष में जुड़ी हुई है। इस प्रकार से शिक्षा के जो अवधारणाएं थी, मध्यकालीन अवधारणा, उससे पहले प्राचीन अवधारणा, उसके बाद वर्तमान अवधारणा, वो हमने पढ़ ली है। आज के लिए इतना ही। हमने देखा था कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, इसकी अवधारणा कैसी है। अगले वीडियो में हम और कुछ टॉपिक के साथ नई शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।